गुड आफ्टरनून स्टूडेंट्स। कल हमने पढ़ा था चैप्टर का फर्स्ट पार्ट, जिसके अंदर हमने पढ़ा था प्रिपरेशन ऑफ सॉइल, और हमने अलग अलग जो कल्टीवेशन के मेथड्स थे और उसमें जो टूल्स यूज़ हो रहे थे, जो ट्रेडिशनल टूल्स थे और जो हमारे आजकल के जो टूल्स यूज़ करते हैं हम, जैसे ट्रैक्टर वगैरह से कल्टीवेशन करते हैं, तो ये सब चीज़ें हमने कल पढ़ी थी, है ना। और तो अब आज पढ़ेंगे हम नेक्स्ट जो पार्ट है हमारा कल्टीवेशन का, दैट इज एडिंग मैन्योर एंड फर्टिलाइजर्स। तो हम किस तरह से सॉइल में खाद और जो हमारे फर्टिलाइजर्स, मैन्योर मतलब जो कि हम बनाते हैं, प्रिपेयर करते हैं डिकम्पोजिशन के मेथड के थ्रू, और फर्टिलाइजर्स वो हो गए जो कि हमारे केमिकल से बने हुए होते हैं, हमारी मिट्टी को उपजाऊ बनाने के लिए जो भी केमिकल्स होते हैं वो सब। तो इस तरह से हम सॉइल को किस तरह उपजाऊ बना सकते हैं मैन्योर और फर्टिलाइजर्स को यूज़ करके, इस वाले टॉपिक में हम ये पढ़ेंगे। The substances which are added to the soil in the form of nutrients for the healthy growth of plants are called manure and fertilizers. तो जितने भी substances, जितनी भी चीज़ें हैं जो कि हम हेल्दी प्लांट की हेल्दी ग्रोथ के लिए सॉइल में डालते हैं ताकि ये प्लांट की जो है हेल्दी ग्रोथ हो सके, तो इसके लिए हम क्या करते हैं कि मैन्योर और फर्टिलाइजर्स यूज करते हैं। सो सॉइल सप्लाइज मिनरल न्यूट्रिएंट्स टू द क्रॉप प्लांट्स। और ये जो सॉइल के अंदर, यस गुड आफ्टरनून, ये जो हम सॉइल के अंदर जितने भी मैन्योर और फर्टिलाइजर्स हम डालते हैं, तो इससे क्या होता है, सॉइल में न्यूट्रिएंट्स बढ़ते हैं, और ये जो न्यूट्रिएंट्स है वो हमारी जो क्रॉप प्लांट है उसको मिल जाते हैं फिर सॉइल के थ्रू। दीज न्यूट्रिएंट्स आर एसेंशियल फॉर द ग्रोथ ऑफ प्लांट्स। और ये जो न्यूट्रिएंट्स हम सप्लाई करवाते हैं फर्टिलाइजर्स और मैन्योर के थ्रू सॉइल के अंदर, वो हमारी प्लांट की ग्रोथ के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, प्लांट की अच्छी ग्रोथ के लिए। In certain areas, farmers grow crop after crop in the same field. कुछ ऐसे एरियाज हैं जिसमें कि जो फार्मर है वो क्रॉप को वन बाय वन, मतलब जैसे एक क्रॉप उगाई और उसकी फसल कटने के बाद में साथ के साथ में दूसरी क्रॉप उसी सॉइल में ग्रो कर देता है। तो इससे क्या होता है कि जो खेत है उसका उपजाऊपन कम हो जाता है, तो जो न्यूट्रिएंट्स सॉइल में प्रेजेंट होते हैं वो फर्स्ट क्रॉप को मिल जाते हैं, और फिर सेकंड क्रॉप को वो उतने न्यूट्रिएंट्स नहीं मिल पाते हैं। तो इसलिए उस सॉइल के न्यूट्रिएंट्स को बढ़ाने के लिए हम जो है मैन्योर और फर्टिलाइजर्स यूज़ करते हैं ताकि ये प्लांट की ग्रोथ अच्छे से हो सके। द फील्ड इज़ नेवर लेफ्ट अनकल्टिवेटेड और फैलो। इमेजिन वॉट हैपन्स टू द न्यूट्रिएंट्स। तो जो मतलब एक के बाद एक क्रॉप उगाई जाती है उसी ज़मीन पे, तो इसलिए अनकल्टिवेटेड एंड फैलो मतलब उसको बंजर नहीं रखा जाता है, मतलब खाली नहीं रखा जाता है। ऐसा नहीं रखा जाता है कि एक फसल कट चुकी है तो उसको खाली छोड़ दिया, अब नेक्स्ट टाइम जो भी टाइम होगा उस क्रॉप का तो वो क्रॉप उगाई जाएगी, ऐसा नहीं होता है। सीज़न के अकॉर्डिंग, जैसे विंटर सीज़न वाली क्रॉप हमने पढ़ी थी, विंटर सीज़न वाली क्रॉप उगा दी गई है, फिर उसकी फसल काट ली गई, फिर जब हमारी ज़मीन खाली हो गई तो उसके बाद में नेक्स्ट क्रॉप साथ के साथ में किसान जो है वो उगा देता है। कंटिन्यूअस कल्टिवेशन ऑफ क्रॉप्स मेक्स द सॉइल पुअर इन न्यूट्रिएंट्स। और रेगुलर जो क्रॉप्स हैं उगाने के कारण जो सॉइल है उसके अंदर न्यूट्रिएंट्स की कमी हो जाती है। देयरफॉर फार्मर्स हैव टू ऐड मैन्योर टू द फील्ड्स टू रिप्लेनिश द सॉइल विथ न्यूट्रिएंट्स। इसलिए जो फार्मर है वो सॉइल में न्यूट्रिएंट्स को बढ़ाने के लिए मैन्योर का यूज़ करते हैं। दिस प्रोसेस इज कॉल्ड मैन्योरिंग, और इस प्रोसेस को हम मैन्योरिंग कहते हैं। इम्प्रॉपर और इनसफिशिएंट मैन्योरिंग रिजल्ट्स इन वीक प्लांट्स।
और अगर हम कम मैन्योर में कम मैन्योर डालते हैं, सॉइल के अंदर कम मैन्योर डालते हैं, तो इससे प्लांट्स जो हैं वो वीक भी हो सकते हैं, क्योंकि सॉइल के अंदर न्यूट्रिएंट्स प्रेजेंट नहीं है। तो अगर न्यूट्रिएंट्स सॉइल में प्रेजेंट नहीं है तो वो प्लांट्स को भी, या हमारी जो क्रॉप हमने फसल जो उगाई है उसको भी न्यूट्रिएंट्स नहीं मिलेंगे, और इन टर्न हमारे जो प्लांट्स हैं वो वीक उगेंगे, कमज़ोर होंगे। Manure is an organic substance obtained from the decomposition of plant or animal waste। और जो manure है वो किससे बनाया जाता है? हमने जैसे कि बोला कि ये जो manure है ये हमारे प्लांट या एनिमल वेस्ट होता है, उसके डिकम्पोजिशन के, डिकम्पोजिशन मतलब उसको गलाकर, ठीक है, उसको गलाकर और फिर बनाया जाता है। तो प्लांट वेस्ट होता है, एनिमल वेस्ट होता है, जैसे काऊ डंग हो गया, और प्लांट जो जड़ से उखड़ चुके हैं तो उनकी हेल्प से और एनिमल वेस्ट की हेल्प से उनको गलाकर और फिर जो खाद तैयार होती है उसको हम मैन्योर बोलते हैं। फार्मर्स डंप प्लांट एंड एनिमल वेस्ट इन पिट्स एट ओपन प्लेसेस एंड अलाउ इट टू डिकम्पोज। क्या करते हैं मैन्योर बनाने के लिए? एक खड्डा खोद दिया जाता है, उसके अंदर जो प्लांट वेस्ट होता है, मतलब प्लांट वेस्ट मतलब जो हमारे प्लांट्स जड़ से उखड़ चुके हैं या टूट चुके हैं तो उनको डाल दिया जाता है, या फिर प्लांट वेस्ट जो जैसे फूल पत्तियां वगैरह होती हैं वो उठाकर और उस गड्ढे में डाल दिया जाता है, और फिर जो काऊ डंग है या फिर एनिमल्स का जो वेस्ट है उसको भी उस गड्ढे में डाल दिया जाता है, और फिर उसको गलाया जाता है, और गलने के बाद में गलने के लिए छोड़ दिया जाता है, और गलने के बाद में हमारे पास में जो मिलता है हमें वो हमारी खाद होता है। द डिकम्पोजिशन इज कॉज्ड बाय सम माइक्रो ऑर्गेनिजम्स। और ये जो डिकम्पोजिशन का प्रोसेस होता है वो किसके थ्रू होता है? किसके थ्रू होता है? क्या प्रेजेंट होते हैं सॉइल में, बताइए? माइक्रो ऑर्गेनिजम्स प्रेजेंट होते हैं ना सॉइल में, छोटे छोटे, यस मैम, है ना, जीवाणु प्रेजेंट होते हैं, जिनके कारण जो है हमारे जो प्लांट वेस्ट है, एनिमल वेस्ट है, ये सारे डिकम्पोज हो जाते हैं और हमें मैन्योर मिल जाता है। द डिकम्पोज्ड मैटर इज यूज्ड एज ऑर्गेनिक मैन्योर। और ये जो डिकम्पोज्ड मैटर मटीरियल होता है हमारे पास मिलता है, इसको हम ऑर्गेनिक मैन्योर के यूज़ में, ऑर्गेनिक मैन्योर के रूप में यूज़ लेते हैं। मतलब ये हमारे प्लांट को कोई नुकसान नहीं पहुंचाता है ना, सिर्फ फ़ायदा ही पहुंचाता है। एक होता है फर्टिलाइजर्स, है ना, जो केमिकल्स से बने हुए होते हैं, तो वो प्लांट को न्यूट्रिशन तो देते हैं लेकिन उसके साइड इफ़ेक्ट्स भी होते हैं। मतलब कि जैसे कि वो पेस्ट वगैरह को मारते हैं या फिर उनको न्यूट्रिशन मिलता है, लेकिन उससे क्या होता है कि जो अब हम उसको खाते हैं, प्लांट्स वगैरह को हम उस क्रॉप से जो भी हमें फ्रूट मिला है उसको हम खाते हैं, तो कई साइड इफ़ेक्ट्स हमारी बॉडी में भी आते हैं, तो वो हार्मफुल होते हैं हमारे लिए। लेकिन ये जो होते हैं, ये जो हमने मैन्योर बनाया डिकम्पोजिशन के मेथड से, ये हमारे लिए हार्मफुल नहीं होता है। ये हमने वर्मी कंपोस्टिंग हमने क्लास 6 में भी पढ़ी है, जो कि अर्थवॉर्म्स के वर्मी कंपोस्ट जो हमने अर्थवॉर्म्स की हेल्प से बनाया था। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए एक्टिविटी 1.2 दे रखी है, जिसके अंदर जो है फर्टिलाइजर्स की हेल्प से और मैन्योर की हेल्प से हमने जो अपना पौधा है, जो प्लांट है, वो उगाने की कोशिश की है। तो यहाँ पर 3 ग्लास कंटेनर्स आपको दिख रहे होंगे। इज इट विजिबल? दिख रहे हैं? यस मैम, है ना? यस मैम। तो इसके अंदर देखो ABC 3 ग्लासेस हैं, है ना, प्लास्टिक के कंटेनर्स यहाँ पर दिख रहे हैं आपको। इसके अंदर क्या किया गया है, टेक मूंग और ग्राम सीड्स एंड जर्मिनेट दैम, सेलेक्ट 3 इक्वल साइज्ड सीडलिंग्स, टेक 3 एम्प्टी ग्लासेस और सिमिलर वेसल्स, मार्क दैम ABC। तो आपको कैसे मार्क करना है उनको? A, B एंड C 3 कंटेनर्स ले लेना है, उनके अंदर सॉइल डाल लेनी है आपको। फिर उसके बाद में ग्लास A में क्या डालेंगे आप? लिटिल अमाउंट सॉइल मिक्स विथ लिटिल काउ डंग। तो जो काउ डंग होता है ना,
उसके साथ में सॉइल को मिक्स करके और जो ग्लास ए है उसके अंदर डाल देंगे, और ग्लास बी में क्या डालेंगे, सम अमाउंट ऑफ सॉइल मिक्स विथ अ लिटिल यूरिया, यूरिया खाद है, फर्टिलाइजर है, उसके साथ में मिक्स करके हम बी वाले ग्लास में डाल देंगे। टेक द सेम अमाउंट ऑफ सॉइल इन ग्लास सी, और इस वाले जो ये वाला जो ग्लास है इसके अंदर हम ना तो मेन्योर डालेंगे ना फर्टिलाइजर डालेंगे, इसको सिंपली सॉइल से ही फिल करेंगे। Now pour the same amount of water in each glass and plant the seedling in them. और फिर सेम अमाउंट ऑफ वाटर भी हम तीनों ग्लासेस में डाल देंगे, और फिर जो हमें बीज उगाना है, जो मूंग का हम बीज उगा रहे थे, वो हम तीनों ग्लासेस में डाल देंगे। 7 से 10 दिन बाद में हम क्या देखेंगे, आफ्टर 7 to 10 days वी विल ऑब्जर्व दैट कि जो हमारा जो प्लांट है वो दोनों में सही ढंग से ग्रो हो रहा है, बट जो सी वाला है उसके अंदर क्या हो रहा है, प्लांट की ग्रोथ बहुत कम है, और या फिर हमारा जो प्लांट है वो सी वाले में बिल्कुल वीक होगा। ठीक है, क्योंकि इन दोनों में तो न्यूट्रिशन मिल रहा है उसको, जो हमने इसमें मेन्योर डाला था, इसमें यूरिया डाला था। मेन्योर का क्या था, काऊ डंग है ना, और इसके अंदर हमने यूरिया डाला था, लेकिन सी वाले में हमने सिर्फ सॉइल ही डाली थी, तो इसमें न्यूट्रिएंट्स कम हुए, तो प्लांट को न्यूट्रिएंट्स कम मिलेंगे और इसलिए ये वीक होगा प्लांट, इसकी ग्रोथ भी कम होगी। सो क्या ऑब्जर्वेशन होगी हमारी, डिड प्लांट्स इन ऑल दीज ग्लासेस ग्रो एट द सेम पेस, मतलब क्या एक टाइम पर, जैसे 7 से 10 दिन में हमने देखा, तो क्या सभी में इक्वल लेंथ हुई है प्लांट की, क्या उसकी हाइट इक्वल है, दिख रही है आपको पिक्चर? yes, देखो, नहीं है ना, तीनों में इक्वल नहीं है ना, इसमें बिल्कुल कम है, इसमें भी ज्यादा है, इसमें कम है ना, तो इक्वल लेंथ तीनों में किसी में भी नहीं है। तो इस वजह से विच ग्लास शोड बेटर ग्रोथ ऑफ प्लांट्स, तो आप देखेंगे कि कौन से ये हम खुद ऑब्जर्व कर सकते हैं कि किस वाले ग्लास में अच्छे से प्लांट की ग्रोथ हो रही है। फर्टिलाइजर्स आर केमिकल्स विच आर रिच इन अ पर्टिकुलर न्यूट्रिएंट, तो फर्टिलाइजर्स क्या होते हैं, एक पर्टिकुलर न्यूट्रिएंट में, जो एक पर्टिकुलर न्यूट्रिशन अगर हमें प्लांट को देना है तो उसके अंदर वो सबसे ज़्यादा होता है एक पर्टिकुलर फर्टिलाइजर में। तो हाउ आर दे डिफरेंट फ्रॉम मेन्योर, तो ये मेन्योर से कैसे डिफरेंट है, हमने बोला फर्टिलाइजर से भी हमारा प्लांट अच्छे से ग्रोथ करेगा और मेन्योर से भी अच्छे से ग्रोथ करेगा, लेकिन हम बोल रहे हैं कि फर्टिलाइजर और मेन्योर में क्या डिफरेंस होगा, तो इसके अंदर हम पढ़ेंगे डिफरेंस कि फर्टिलाइजर्स आर प्रोड्यूस इन फैक्ट्रीज, फर्टिलाइजर्स कहाँ पे प्रोड्यूस किए जाते हैं, फैक्ट्रीज में प्रोड्यूस किए जाते हैं। ओके, जबकि हमने मेन्योर को कहाँ पे प्रोड्यूस किया था, एक छोटा सा गड्ढा खोद के और उसके अंदर प्रोड्यूस किया था। सम एग्जाम्पल्स ऑफ फर्टिलाइजर्स आर यूरिया, अमोनियम सल्फेट। अब देखो इसके अंदर पर्टिकुलर क्या है, इसके अंदर पर्टिकुलर न्यूट्रिएंट कौन सा है, अमोनियम सल्फेट, ये यूरिया हो गया, ठीक है, ये सुपर फॉस्फेट, पोटाश, NPK मीन्स नाइट्रोजन, फॉस्फोरस, पोटेशियम। तो ये अलग अलग न्यूट्रिएंट्स हैं जो कि हम एज ए फर्टिलाइजर यूज करते हैं हमारी प्लांट की ग्रोथ के लिए। ओके, द यूज ऑफ फर्टिलाइजर्स हैज हेल्प्ड फार्मर्स टू गेट बेटर यील्ड ऑफ क्रॉप्स सच एज वीट, पैडी, मेज। तो जो हम फर्टिलाइजर्स यूज करते हैं इसकी हेल्प से क्या होता है, जो फार्मर्स हैं उनको जो हमारी वीट है, पैडी है, मेज है, इन क्रॉप्स की पैदावार बहुत अच्छे से मिलती है फर्टिलाइजर्स को यूज करके। बट एक्सेसिव यूज ऑफ फर्टिलाइजर्स हैज मेड द सॉइल लेस फर्टाइल, लेकिन अगर हम ज़्यादा से ज़्यादा फर्टिलाइजर यूज करेंगे तो हमारी सॉइल जो है वो उसकी उपजाऊपन जो है वो कम होता जाएगा, ख़त्म होता जाएगा। तो इसलिए फर्टिलाइजर्स का यूज़ हम ज़्यादा नहीं कर सकते हैं। इसका मतलब ये है कि मेन्योर जो है हमारा ऑर्गेनिक खाद है, जबकि फर्टिलाइज़र क्या हो गया हमारा, केमिकल, ठीक है, केमिकल खाद हो गई। तो अगर हम डिफरेंस पता करें मेन्योर और फर्टिलाइज़र में, तो क्या क्या डिफरेंस हो गए, बताओ जल्दी जल्दी। मैम मैन्योर में तरल होता है।
मैन्योर कैसा होता है? नेचुरल, ऑर्गेनिक होता है। ऑर्गेनिक जो प्लांट्स और एनिमल्स से के वेस्ट से बना होता है, जबकि फर्टिलाइजर क्या होता है? फर्टिलाइजर क्या होता है? इनऑर्गेनिक, है ना? मैम Inorganic ह्यूमन हो मेड गया? होता है वो। हाँ, क्योंकि वो केमिकल्स से बना हुआ होता है। Yes, ठीक है। और नेक्स्ट जो है, अगर हम मैन्योर ज़्यादा भी यूज़ करते हैं तो इसे फसल को कोई हार्म नहीं होगा, सॉइल को कोई हार्म नहीं होगा। लेकिन अगर हम ज़्यादा यूज़ कर लेंगे फर्टिलाइजर्स को का, तो क्या होगा? सॉइल का को बहुत ही हार्म होगा। सॉइल जो है वो हमारी लेस फर्टाइल हो जाएगी, ज़्यादा यूज़ कर लेंगे तो। एक अमाउंट तक ही यूज़ कर सकते हैं हम। फर्टिलाइजर्स हैव ऑल्सो बिकम अ सोर्स ऑफ वाटर पॉल्यूशन, और फर्टिलाइजर्स के यूज से वाटर पॉल्यूशन भी होता है। देयरफॉर इन ऑर्डर टू मेंटेन द फर्टिलिटी ऑफ द सॉइल वी हैव टू सब्स्टिट्यूट फर्टिलाइजर्स विद ऑर्गेनिक मैन्योर और लीव द फील्ड अनकल्टिवेटेड इन बिटवीन टू क्रॉप्स। या तो हमें क्या ऑप्शन है, या तो हम फर्टिलाइजर्स की जगह पे क्या यूज करें, क्या यूज करें? ऑर्गेनिक मैन्योर, है ना, जो हमने खाद बनाई थी प्लांट्स और एनिमल्स के वेस्ट से, जो खाद बनाई थी, या तो फर्टिलाइजर्स की जगह पे वो यूज करें, या फिर दो क्रॉप्स के बीच में, एक क्रॉप हमने ग्रो कर दी, उसके बीच में और दूसरी क्रॉप के बीच में हमें थोड़ा सा गैप रखना पड़ेगा, ताकि कि हमारी सॉइल की फर्टिलिटी मेंटेन रहे। ओके। The use of manure improves soil texture as well as its water retaining capacity. तो अगर हम रेगुलर यूज़ करेंगे मैन्योर का, तो हमारा जो सॉइल टेक्सचर है वो भी अच्छा होगा, और जो सॉइल की वाटर रिटेनिंग कैपेसिटी, वाटर रिटेनिंग कैपेसिटी क्या होती है? पानी को सोखने की क्षमता, वो भी अच्छी होगी अगर हम मैन्योर यूज़ करेंगे तो। इट रिप्लेनिशेस द सॉइल विथ न्यूट्रिएंट्स, और हमारी जो सॉइल में न्यूट्रिएंट्स भी अच्छे से इंक्लूड हो जाएंगे, सॉइल में अच्छे से इम्प्रूव होंगे। Another method of replenishing the soil with nutrients is through crop rotation. और दूसरा तरीका कौन सा है? एक तरीका तो हो गया कि हम ऑर्गेनिक मैन्योर यूज करके और हमारी सॉइल की फर्टिलिटी इंक्रीज कर सकते हैं। हाउ कैन वी इंक्रीज आवर सॉइल फर्टिलिटी? बाय यूजिंग ऑर्गेनिक मैन्योर। एंड सेकेंड ऑप्शन क्या हो सकता है कि वी कैन यूज आवर क्रॉप रोटेशन प्रोसेस। जैसे कि हम एक क्रॉप के बाद में क्या करें, या तो गैप रखें, दूसरी क्रॉप और फर्स्ट क्रॉप के बीच में गैप रखें, ताकि सॉइल की फर्टिलिटी मेंटेन हो। और दूसरा मेथड है कि हम क्रॉप रोटेशन यूज़ करें, मतलब जो क्रॉप हमने यूज़ करी, जैसे कि वीट हमने ग्रो करी है, तो वापस से हम क्या करें, वीट ही ना ग्रो करके दूसरी कोई फसल ग्रो करें। ठीक है। दिस कैन बी डन बाय ग्रोइंग डिफरेंट क्रॉप्स अल्टरनेटली, मतलब अल्टरनेट हम अलग अलग क्रॉप्स ग्रो करें उस फील्ड पे। अर्लियर फार्मर्स इन नॉर्दर्न इंडिया यूज टू ग्रो लेग्यूम्स एज फॉडर इन वन सीजन एंड वीट इन द नेक्स्ट सीजन। पहले की जो किसान होते थे वो इसी तरह से नॉर्दर्न इंडिया में जो पहले वाले किसान होते थे वो यही करते थे कि जो लेग्यूम्स होते थे वो तो हमारे एज अ फॉडर, मतलब जानवरों के चारे के लिए एज अ फॉडर यूज कर लेते थे, ग्रो करते थे, और फिर दूसरे सीजन में वीट ग्रो करते थे। तो इस तरह से क्रॉप रोटेशन हो जाता था, सॉइल की फर्टिलिटी मेंटेन रहती थी, और जो प्लांट ग्रोथ होती थी, जो क्रॉप की ग्रोथ होती थी, वो अच्छी होती थी। दिस हेल्प्ड इन द रिप्लेनिशमेंट ऑफ द सॉइल विथ नाइट्रोजन। तो इससे क्या होता था, लेग्यूम्स जो होते हैं ना, वो क्या करते हैं, वो क्या यूज करते हैं अपनी रूट्स में? नाइट्रोजन यूज करते हैं। ठीक है, एटमॉस्फेयर से नाइट्रोजन लेते हैं, तो जिसके कारण क्या होता है, सॉइल में नाइट्रोजन जो फर्टिलाइजर है वो इंक्रीज होता है। तो इसलिए फिर अगर जैसे लेग्यूम्स के बाद में दूसरी जो क्रॉप हम यूज करेंगे तो उसको अच्छे अमाउंट में नाइट्रोजन मिल जाएगी और वो अच्छे से ग्रो करेगी। फार्मर्स आर बीइंग एनकरेज टू अडॉप्ट दिस प्रैक्टिस, और इस तरह से फार्मर्स को ऐसी क्रॉप रोटेशन यूज़ करने के लिए, मतलब एक क्रॉप के बाद में दूसरी क्रॉप, डिफरेंट क्रॉप उगाने के लिए हमें
एनकरेज करना चाहिए, उनको बताना चाहिए कि इस तरह से हम अगर क्रॉप्स उगाएंगे, क्रॉप रोटेशन करके, तो हमारी जो फर्टिलिटी है वो इंक्रीज़ होगी और आपकी फसल भी अच्छी होगी। ऐसा अगर हम फार्मर्स को समझाएं तो हमारी जो क्रॉप है वो अच्छी पैदावार हो सकती है। इन द प्रीवियस क्लासेस यू हैव लर्नड अबाउट राइजोबियम बैक्टीरिया. These are present in the nodules of roots of leguminous plants. They fix atmospheric nitrogen. तो ये हमने पहले वाले क्लास में भी पढ़ा है कि राइजोबियम बैक्टीरिया प्रेजेंट होता है इनकी रूट्स में। लेग्यूमिनियस जो प्लांट्स होते हैं उनकी रूट्स में राइजोबियम बैक्टीरिया प्रेजेंट होता है जो कि एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन को यूज़ करता है। ओके, तो इस वजह से सॉइल के अंदर नाइट्रोजन इंक्रीज होती है। नेक्स्ट है हमारे फर्टिलाइज़र और मैन्योर के बीच में डिफरेंसेस दे रखे हैं यहाँ पर। जो फर्टिलाइज़र है वो मैन मेड होता है, ये हमने पढ़ लिया है कि फर्टिलाइज़र जो है मैन मेड है और इनऑर्गेनिक है, जबकि मैन्योर जो है वो नेचुरल सब्सटेंस है और प्लांट और एनिमल के जो वेस्ट होता है उसके डिकम्पोजिशन से बनाया जाता है। फर्टिलाइज़र इज़ प्रिपेयर्ड इन फैक्ट्रीज। फर्टिलाइजर्स कहाँ पे बनाया जाता है? फैक्ट्रीज में बनाए जाते हैं, जबकि मैन्योर फील्ड्स में बनाए जाते हैं। फील्ड्स मतलब खेतों में ही गड्ढे खोद के और फिर वहाँ पे बनाए जाते हैं। फर्टिलाइजर डज नॉट प्रोवाइड एनी ह्यूमस टू द सॉइल। अब फर्टिलाइजर जो है वो सॉइल में कोई भी किसी भी तरह का ह्यूमस प्रोवाइड नहीं करता है, जबकि मैन्योर जो है वो लॉट्स ऑफ ह्यूमस प्रोवाइड करता है सॉइल को। ह्यूमस हमने पढ़ा था डिकम्पोजिशन प्रोसेस के थ्रू जो चीज़ें मिलती है सॉइल को, प्लांट्स और एनिमल वेस्ट होता है, तो उसको जब माइक्रो ऑर्गेनिजम्स डिकम्पोज करते हैं तो ह्यूमस प्रोड्यूस होता है जो कि सॉइल के अंदर मिक्सअप हो जाता है जब हम मैन्योर यूज़ करते हैं। लेकिन फर्टिलाइज़र यूज़ करते हैं तो फर्टिलाइज़र तो एक मतलब केमिकल है, फर्टिलाइज़र है ना, केमिकल्स से बना है, तो इसके अंदर तो कोई ह्यूमस नहीं है, ये सिर्फ केमिकल्स ही प्रोवाइड करवाता है सॉइल को। एक पर्टिकुलर केमिकल या पर्टिकुलर न्यूट्रिएंट ही प्रोवाइड करवाता है सॉइल को। फर्टिलाइजर्स आर वेरी रिच इन प्लांट न्यूट्रिएंट्स लाइक नाइट्रोजन, फॉस्फोरस, पोटेशियम। और फर्टिलाइजर्स जैसे कि हमने पढ़ा था कि एक पर्टिकुलर न्यूट्रिएंट ही प्रोवाइड करवाता है सॉइल को, जैसे नाइट्रोजन हो गया, फॉस्फोरस हो गया, पोटेशियम हो गया। लेकिन जो मैन्योर है वो रिलेटिवली रिच होता है न्यूट्रिएंट्स में, क्योंकि प्लांट को हर तरह के न्यूट्रिएंट्स मैन्योर से मिल सकते हैं। सो एडवांटेजेस ऑफ मैन्योर क्या हो सकते हैं कि क्या क्या लाभ हो सकते हैं मैन्योर के। मैन्योर अगर हम यूज़ करते हैं, क्योंकि ये ऑर्गेनिक है तो इसलिए ये फर्टिलाइजर से ज़्यादा बेटर है ना। ये कोई भी हार्म नहीं पहुंचाता है हमारी सॉइल को या हमारी क्रॉप को। इट एनहेंसेस द वाटर होल्डिंग कैपेसिटी ऑफ द सॉइल एंड इट मेक्स द सॉइल पोरस ड्यू टू विच एक्सचेंज ऑफ गैसेस बिकम्स ईजी। तो इससे क्या होता है कि जो वाटर होल्डिंग कैपेसिटी है सॉइल की वो भी इंक्रीज होती है और सॉइल जो है वो पोरस हो जाती है। पोरस मीन्स जिससे कि खुली खुली सी, जिसके अंदर गैसेस जो है वो इजीली एक्सचेंज हो सकता है। गैसेस जो है प्लांट की रूट्स तक पहुंच सकती है इजीली। इट इंक्रीजेज द नंबर ऑफ फ्रेंडली माइक्रोब्स। और जो मैन्योर का अगर हम यूज़ करते हैं सॉइल में तो जो हमारे प्लांट को जो बेनिफिट देते हैं ऐसे माइक्रोब्स का भी इंक्रीज होता है सॉइल में। ऐसे माइक्रोब्स भी ज़्यादा जनरेट होते हैं सॉइल के अंदर बाय द यूज़ ऑफ मैन्योर। इट इम्प्रूव्स द टेक्सचर ऑफ द सॉइल। और इससे हमारा सॉइल का टेक्सचर भी इम्प्रूव होता है, जैसे कि हमारा जो सॉइल है वो लंपी ना होकर और अच्छा होता है ताकि कि जो प्लांट की ग्रोथ है वो अच्छे से हो सके। अब नेक्स्ट टॉपिक जो है हमारा है वो इरिगेशन का है, ठीक है। तो इरिगेशन हमारा कैसे हो गया? फर्स्ट तो हमने पढ़ लिया प्रिपरेशन ऑफ सॉइल, है ना। उसके अंदर हमने पढ़ा एडिंग ऑफ मैन्योर पढ़ लिया, मैन्योर एंड फर्टिलाइजर्स। और अब है इरिगेशन। इरिगेशन है हमारा सिंचाई। अगर हम इसको हिंदी में अगर बोलेंगे तो इसको सिंचाई, हम सिंचाई के जो मेथड्स हैं, इरिगेशन के जो मेथड्स हैं ट्रेडिशनली भी और अभी जो मॉडर्न मेथड्स यूज़ करते हैं हम इरिगेशन के, वो भी हम इसके अंदर डिस्कस करेंगे। सो प्लांट के डेवलपमेंट के लिए वाटर बहुत ही एसेंशियल है।
प्लांट्स कंटेन नियरली 90% ऑफ वाटर, प्लांट्स के अंदर 90% ऑफ वाटर प्रेजेंट होता है। और जो वाटर है वो जो जर्मिनेशन ऑफ सीड होता है, मतलब अगर सीड को हम ग्रो करते हैं सॉइल के अंदर तो वाटर बहुत इम्पॉर्टेंट है। बिना वाटर के जो सीड है वो ड्राई कंडीशन के अंदर बिल्कुल भी जर्मिनेट नहीं हो पाएगा, बिल्कुल भी ग्रो नहीं हो पाएगा। न्यूट्रिएंट्स डिजॉल्व इन वाटर आर ट्रांसपोर्टेड टू ईच पार्ट ऑफ द प्लांट, और वाटर की हेल्प से ही जो भी न्यूट्रिएंट्स हमें सॉइल में अवेलेबल होते हैं वो सारे वाटर के थ्रू ही ट्रांसपोर्ट किए जाता है पूरे प्लांट के अंदर। पूरे प्लांट में एक एक पार्ट को वाटर के थ्रू ही न्यूट्रिएंट्स पहुंचाए जाते हैं। जबकि वाटर ऑल्सो प्रोटेक्ट्स द क्रॉप फ्रॉम बोथ फ्रॉस्ट एंड हॉट एयर, और वाटर की हेल्प से जो क्रॉप है वो फ्रॉस्ट और हॉट एयर करंट्स, मतलब जैसे जो लू वगैरह होती है उससे बच जाते हैं, और जो फ्रॉस्ट है उससे बच जाते हैं। टू मेंटेन द मॉइस्चर ऑफ द सॉइल फॉर हेल्दी क्रॉप ग्रोथ फील्ड्स हैव टू बी वाटर्ड रेगुलरली। तो अगर हमें हमारी जो क्रॉप है, जो फसल है, उसकी हेल्दी ग्रोथ चाहिए, अच्छे से ग्रोथ चाहिए, तो हमें क्या करना है, हमारे खेत को रेगुलरली वाटर देना पड़ेगा। तो इसी को ही क्या बोलते हैं हम, द सप्लाई ऑफ वाटर टू क्रॉप्स एट रेगुलर इंटरवल्स इज कॉल्ड इरिगेशन। तो एक टाइम इंटरवल फिक्स होता है, ठीक है, एक टाइम फिक्स होता है कि जिसके अंदर हमें जो हमारी क्रॉप है उसको वाटर देना है, तो उसी को ही हम क्या बोलते हैं, इरिगेशन बोलते हैं। क्रॉप को पानी देने का जो प्रोसेस होता है एक रेगुलर टाइम पे, उसको हम इरिगेशन बोलते हैं। द टाइम एंड फ्रीक्वेंसी ऑफ इरिगेशन वेराइज फ्रॉम क्रॉप टू क्रॉप, सॉइल टू सॉइल एंड सीजन टू सीजन। और जो पानी देने का तरीका है, जो सिंचाई का जो प्रोसेस है, वो अलग अलग क्रॉप में अलग अलग होता है ना। किसी क्रॉप को ज़्यादा पानी चाहिए होता है, किसी को कम चाहिए होता है ना। और किसी सॉइल में, जैसे कोई दलदली सॉइल है जिसके अंदर ऑलरेडी पानी प्रेजेंट है, तो उसको कम पानी की ज़रूरत पड़ेगी उस सॉइल को। तो अलग अलग सीज़न के अकॉर्डिंग, जैसे रेनी सीज़न है तो रेनी सीज़न वाली क्रॉप को हमें कम पानी देना पड़ेगा, है ना। तो अलग अलग जो हमारी क्रॉप है, सॉइल है, सीज़न है, उसके बेसिस पे अलग अलग सिंचाई जो है हमें पानी की यूज़ होगा, पानी जो यूज़ होगा क्रॉप के लिए वो अलग अलग होगा, अलग अलग अमाउंट में होगा। इन समर द फ्रीक्वेंसी ऑफ वाटरिंग इज हायर। Why is it so? Could it be due to the increased rate of evaporation of water from the soil and the leaves? क्योंकि समर में क्या होता है, इवेपरेशन, वाटर का इवेपरेशन ज़्यादा से ज़्यादा होता है, तो इसलिए जो प्लांट है उसको भी वाटर ज़्यादा चाहिए होता है। क्योंकि पानी जो है, जितना हम पानी देते हैं, अगर कम पानी देंगे तो वो भाप बन के उड़ जाता है, पानी प्लांट को मिल ही नहीं पाता है, क्रॉप को मिल ही नहीं पाता है। तो इसलिए समर सीजन में क्रॉप को ज़्यादा पानी की ज़रूरत होगी। सोर्सेज ऑफ इरिगेशन में अगर हम देखें तो क्या क्या सोर्सेज हो सकते हैं इरिगेशन के, जैसे वेल्स है ना, वेल्स है, ट्यूबवेल्स है, पॉन्ड्स, लेक्स, रिवर्स, डैम्स, कैनाल्स, जितने भी हमारे सरफेस सोर्सेज है वाटर के और ग्राउंड लेवल पे जो सोर्सेज है वाटर के, ये सब सोर्सेज हम इरिगेशन के लिए यूज़ करते हैं। अब ट्रेडिशनल मेथड है जो इरिगेशन का, वो क्या है ट्रेडिशनल मेथड, बताइए। आपको पिक्चर में नज़र आ रहा होगा ना, आ रहा है क्या पिक्चर में नज़र, बोलो। ट्रेडिशनल मेथड बताइए, बोलिए। ट्रेडिशनल मेथड क्या दिख रहा है आपको, पिक्चर में क्या दिख रहा है, कि एक किसान जो है वो वेल से पानी निकाल के और क्रॉप्स को वहीं से पहुंचा रहा है। दिख रहा है ना आपको पिक्चर में दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है। ये देखो यहाँ पे ट्रेडिशनल मेथड्स ही दे रखे हैं सारे पिक्चर। ये जैसे मूट है, चेन पंप है, ये सारे ट्रेडिशनल मेथड्स हैं। देखली है,
ये सारे प्रोसेस जो हैं वो हमारे ट्रेडिशनल मेथड के ऑफ इरिगेशन है. द वाटर अवेलेबल इन वेल्स, लेक्स, कैनाल्स इज लिफ्टेड अप बाय डिफरेंट मेथड्स इन डिफरेंट रीजन्स फॉर टेकिंग इट टू द फील्ड्स. तो वेल्स से क्या है, पानी निकालने का प्रोसेस अलग अलग होता है. जैसे कि यहाँ पर एक डंडे से बांधकर और जो है बकेट को लटकाया जा रहा है और फिर उससे पानी निकाला जा रहा है. तो ये अलग अलग मेथड है. यहाँ पर एक बकेट को व्हील से बंधा हुआ है और फिर रस्सी के थ्रू खींचा जाता है, तो वो वेल से पानी खींच के लाता है और फिर एक ये जो चैनल बना हुआ है इसके अंदर डाल दिया जाता है और ये क्रॉप्स तक पहुंच जाता है. तो ये हमारा हो गया चेन पंप, है ना. ये हो गया देखली और ये हो गया मोट. इसके अंदर क्या है, इसके अंदर भी एक बकेट को रस्सी से बांध के और फिर खींचा जाता है तो पानी कुएं से निकाला जाता है. कैटल और ह्यूमन लेबर इज यूज्ड इन दीज मेथड्स. पानी को कुएं में से पानी निकालने के मेथड के लिए हमें अलग अलग जैसे कि जो है जानवर वगैरह भी यूज़ किए जाते हैं और ह्यूमंस भी, जो इंसान है वो खुद भी वाटर को निकालने का काम करता है. तो इस तरह से वेरियस ट्रेडिशनल मेथड्स जो हो गए वो हमारे हो गए मोट, पुली सिस्टम, ठीक है, पुली पे रस्सी बांध के और पानी को खींचा जाता है वेल में से. चेन पंप हो गया और तीसरा हो गया हमारा देखली और फोर्थ हो गया रेहट. रेहट तो हमने पढ़ा है 5th क्लास में, है ना. एक व्हील के ऊपर क्या लगे रहते हैं, छोटे छोटे बकेट लगे रहते हैं और फिर ये जो रेहट व्हील है ये जब टर्न होता है ऑक्सन के हेल्प से, है ना, ऑक्सन के हेल्प से इसको घुमाया जाता है, पढ़ा है ना. और नीचे पानी होता है ना, वेल के अंदर फिर ये जाता है और भर के और फिर लाता है और फिर ये खाली यहाँ पर जो होता है ना चैनल बना रहता है ये, है ना, उसके अंदर पानी गिरा दिया जाता है. ये भर के आता है और ये पानी इसके अंदर गिराता है और फिर ये खेतों तक पहुंच जाता है. तो ये रेहट भी हम यूज़ करते हैं, जैसे कि यहाँ पर आपको पिक्चर में दिख रहा है. ऑक्सन जो है इसको रेहट को घुमाने का काम करते हैं और पानी इस तरह से जो खेतों तक पहुंचा दिया जाता है. तो आज सिर्फ इतने ही है, ठीक है. कल हम पढ़ेंगे मॉडर्न मेथड्स ऑफ इरिगेशन. ओके, सो आज यहीं पर हम फिनिश करते हैं, है ना. कल हम पढ़ेंगे मॉडर्न मेथड्स ऑफ इरिगेशन. सो यू हैव टू रीड ये जो आज हमने जितना भी पढ़ा है वो आप ट्रेडिशनल मेथड्स ऑफ इरिगेशन पढ़ेंगे एक तो, और जो भी हमने एडिंग मैन्योर और फर्टिलाइजर्स है उनका यूज़ पढ़ेंगे अच्छे से. और कल के लिए हम ये वाला टॉपिक पढ़ेंगे, कंटिन्यू करेंगे कल. ओके बेटा. मैम. ओके मैम. ओके, बाय. बाय मैम.